हॉलोकॉस्ट। ये शब्द सुनते ही मन में एक अनजाना सा डर पैदा होता है। नाजी शासन और उनके साथियों ने 60 लाख यहूदियों को व्यवस्थित सरकारी तरीके से मारा। यह एक नरसंहार था, नफरत से भरा और बेरहमी से किया गया। परिवार टूट गए, मासूम लोगों की जान गैस चैम्बर्स में ली गई। दुनिया ने इतनी बड़ी बुराई पहले कभी नहीं देखी थी। शहर खंडहर बन गए और लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। थर्ड राइश के खत्म होने के बाद भी होलोकॉस्ट की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रही। बचे हुए लोग अपने खोए हुए परिवारों और दोस्तों की यादों के साथ जीते रहे। दुनिया इस अपराध की विशालता से जूझती रही। हर कोने में दर्द और पीड़ा की कहानियां थीं। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में कई अपराधियों को सजा मिली, न्याय की एक किरण दिखाई दी, लेकिन कुछ जैसे एडोल्फ आइखमन अंधेरे में गायब हो गए। वे न्याय से बचने में सफल रहे। होलोकॉस्ट के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग सबसे जरूरी हो गई। हर कोई जवाब चाहता था। दुनिया ऐसी बुराई को यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी बन गई। अपराधियों की तलाश एक समय के खिलाफ दौड़ बन गई, क्योंकि समय के साथ गवाह और सबूत दोनों ही कम होते जा रहे थे। यह कोशिश थी कि अतीत को कभी भुलाया ना जाए। हर स्मारक, हर फूल एक वादा था कि हम याद रखेंगे। दुनिया न्याय का इंतजार कर रही थी, न्याय जो पीड़ितों के घावों को भर सके। एडोल्फ आइखमन, यह नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। होलोकॉस्ट के मुख्य योजनाकारों में से एक के रूप में 1906 में जर्मनी में पैदा हुए आइखमन नाजी पार्टी में ऊपर उठते गए। वो एक बहुत ही कुशल आदमी था, एक ब्यूरोक्रेट जो नरसंहार को उसी लगन से करता था जैसे कोई ट्रेन का स्केड्यूल बनाता है। हॉलोकॉस्ट में आइखमन का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। उसने यहूदियों के सिस्टमैटिक डिपोर्टेशन और एक्सटर्मिनेशन की योजना बनाई। फाइनल सॉल्यूशन की लॉजिस्टिक्स मैनेज करने का काम उसे सौंपा गया था, जिसमें लाखों यहूदियों को गेटोज से कंसंट्रेशन कैंप्स तक पहुंचाना शामिल था। वो लाखों यहूदियों को पूरे यूरोप में कंसंट्रेशन कैंप्स और एक्सटर्मिनेशन कैंप्स तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। उसने डिपोर्टेशन के लिए ट्रेन्स का जटिल नेटवर्क तैयार किया। वो ट्रेन्स के जटिल नेटवर्क, टाइम टेबल्स, क्वोटास का मास्टरमाइंड था। सब कुछ मैस मर्डर को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी ट्रेन खाली न जाए। अपने अपराधों के बावजूद आइखमन युद्ध के बाद न्याय से बच निकलने में कामयाब रहा। उसने कई सालों तक छुपकर जीवन बिताया। वो गायब हो गया, सर्वाइवर्स के सपनों में एक भूत बनकर घूमता रहा। उसकी अनुपस्थिति ने पीड़ितों के दर्द को और बढ़ा दिया। सालों तक उसका पता नहीं चला, जिससे अटकलें और निराशा बढ़ती रही। नाज़ी हंटर्स लगातार उसकी तलाश में थे। दुनिया उसके अपराधों को नहीं भूली थी और न्याय की कोशिश कभी कम नहीं हुई। अंततः आइखमन को पकड़ लिया गया और उसके अपराधों के लिए सजा दी गई। नए बने इजराइल में हॉलोकॉस्ट के घाव बहुत गहरे थे। मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, अपने कंधों पर यादों का बोझ लेकर चल रही थी। हॉलोकॉस्ट के अपराधियों को ढूंढना और उन्हें सजा दिलाना सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक पवित्र कर्तव्य था। आइखमन के ठिकाने की अफवाहें मोसाद तक पहुंची। कई सुरागों का पीछा किया गया, जांच की गई और अक्सर वो बेकार साबित हुए। लेकिन मोसाद ने हार नहीं मानी। वो अपने काम की अहमियत समझते थे। दुनिया देख रही थी, इंतजार कर रही थी कि क्या इतने सालों बाद भी न्याय हो सकता है। आइखमन की तलाश एक जुनून बन गई। मोसाद ने अनगिनत दस्तावेज देखे, मुखबिरों से पूछताछ की और हर सुराग का पीछा किया। दबाव बहुत ज्यादा था। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि जिस आदमी ने इतना दुख फैलाया था उसे सजा मिलेगी। शुरुआती कदमों में मोसाद ने हर छोटी से छोटी जानकारी को खंगाला। एजेंट्स ने भेष बदलकर गुप्त रूप से जानकारी जुटाई। कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद वे और भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। हजारों मील दूर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की गलियों में एडोल्फ आइखमन ने एक नई पहचान के साथ एक नया जीवन शुरू किया था। उसने अपना नाम रिकार्डो क्लेमेंट रख लिया था और एक आम आदमी की तरह अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहा था। लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार वो राक्षस आम लोगों में घुल मिल गया था। आइखमन की नई जिंदगी हमेशा डर से भरी रहती थी। वो जानता था कि उसका अतीत कभी भी उसे पकड़ सकता है। ये डर हमेशा मौजूद था, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा हुआ। दरवाजे पर हर दस्तक, सड़क पर हर अनजान चेहरा उसका अतीत हो सकता था, जो उसे डराने वापस आ रहा हो। गायब होने की तमाम कोशिशों के बावजूद आइखमन का अतीत आखिरकार उसे मिल ही गया।
सेक्शन 5 ऑपरेशन फिनाले प्लान बनता है। 1960 में मोसाद को पता चला कि रिकार्डो क्लेमेंट असल में एडोल्फ आइखमान है। यह जानकारी एक जर्मन आदमी से मिली जिसकी बेटी आइखमान के बेटे की दोस्त थी। वो आदमी अपने युद्ध के अनुभवों से परेशान था और उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। इसर हैरल की अगुवाई में मोसाद ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। एजेंट्स को अर्जेंटीना भेजा गया ताकि आइखमान पर नजर रखी जा सके और उसकी पहचान की पुष्टि की जा सके। यह ऑपरेशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। बहुत कुछ दांव पर लगा था। हार का कोई विकल्प नहीं था। एक प्लान बनने लगा, एक साहसिक ऑपरेशन आइखमान को पकड़ने और उसे न्याय के लिए इजराइल वापस लाने का। फिनाले नाम का यह ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था। अर्जेंटीना एक स्वतंत्र देश था और मोसाद को पूरी तरह से गुप्त रूप से काम करना था, बिना अर्जेंटीना की सरकार की जानकारी या मदद के। मोसाद एजेंट्स ने ब्यूनस आयर्स में एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जहां उन्होंने हर डिटेल पर बारीकी से काम किया। उन्होंने कई बार कैप्चर ऑपरेशन की रिहर्सल की ताकि कोई भी गलती न हो। समय बहुत कम था और हर पल कीमती था। एजेंट्स को भेष बदलकर रहना पड़ा ताकि उनकी पहचान न हो सके। हर कदम पर खतरे थे, लेकिन मोसाद ने हर जोखिम को सावधानी से आंका। उन्होंने अपने उपकरण और हथियारों को बार बार चेक किया ताकि कोई भी तकनीकी खराबी न हो। यह मिशन उनके समर्पण और साहस का अंतिम परीक्षण था। 11 मई 1960 को मोसाद एजेंट्स की एक टीम जो एयरलाइन वर्कर्स के भेष में थी, आइखमान के बस स्टॉप के पास इंतजार कर रही थी। एजेंट्स के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हर पल बहुत कीमती था। जैसे ही आइखमान सड़क पर आया, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा पास है। एजेंट्स ने एक दूसरे को देखा, संकेत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही संकेत मिला, एजेंट्स ने तुरंत कार्रवाई की। हर कदम बहुत सावधानी से उठाया गया। गिरफ्तारी बहुत तेज और चुपचाप हुई। आइखमान के चेहरे पर अचानक आई हैरानी साफ दिख रही थी। आइखमान को, जो पूरी तरह से बेखबर था, एक कार में डालकर एक सुरक्षित जगह ले जाया गया। एजेंट्स के चेहरों पर दृढ़ संकल्प साफ था। वहां उसकी असली पहचान की पुष्टि हुई। हर एजेंट की नजरें उस पर टिकी थीं। हॉलोकॉस्ट के आर्किटेक्ट को आखिरकार पकड़ लिया गया था। एजेंट्स के चेहरों पर राहत और सतर्कता का मिश्रण था। यह ऑपरेशन मोसाद की बारीकी से की गई प्लानिंग और एजेंट्स की बहादुरी का सबूत था। हर डिटेल पर ध्यान दिया गया था। उन्होंने नामुमकिन काम कर दिखाया था। एजेंट्स की मुस्कानें और हाथ मिलाना उनकी सफलता की गवाही दे रहे थे। दुनिया के सबसे वांटेड आदमियों में से एक को विदेशी धरती पर पकड़कर बिना किसी को पता चले देश से बाहर निकाल लाए। एजेंट्स ने हर कदम पर गोपनीयता बनाए रखी। आइखमान के इजराइल पहुंचने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। 1961 में जेरूसलम में उस पर मुकदमा चला। उस पर यहूदी लोगों के खिलाफ अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोप लगे। यह मुकदमा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दुनिया को हॉलोकॉस्ट की भयावहता का सामना करने का मौका मिला। दुनिया ने देखा कि कैसे बचे हुए लोगों ने गवाही दी और अपने अनुभवों को साफ साफ बताया। उन्होंने उन भयानक घटनाओं के बारे में बताया जो उन्होंने झेली थीं और उन अपनों के बारे में जिन्हें उन्होंने खोया था। उनकी गवाहियों ने हॉलोकॉस्ट की एक साफ और डरावनी तस्वीर पेश की, जिससे आइखमान पर इसका पूरा भार आ पड़ा। बुलेट प्रूफ शीशे के बूथ में बैठा आइखमान ज्यादातर समय कोई भाव नहीं दिखाता था। उसने कहा कि वो बस आदेशों का पालन कर रहा था और नाजी मशीन का एक छोटा हिस्सा था, लेकिन उसका बचाव कमजोर था। उसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। आइखमान के चेहरे पर कभी कभी तनाव और चिंता के भाव दिखते थे, लेकिन उसने अपने अपराधों को कभी स्वीकार नहीं किया। जनता में इस मुकदमे को लेकर गहरा रोष और उत्सुकता थी। लोग हर दिन अखबारों और रेडियो पर इसकी खबरें सुनते थे। अंत में आइखमान को दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। यह न्याय का एक महत्वपूर्ण क्षण था। आइखमान का मुकदमा सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं था, यह एक बड़ा मोड़ था। पहली बार दुनिया ने हॉलोकॉस्ट की पूरी सच्चाई देखी। लोगों ने समझा कि यह कितना भयानक था। मुकदमे को टीवी पर दिखाया गया और पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया। इससे सर्वाइवर्स की कहानियां हर घर तक पहुंची। मुकदमे का असर बहुत गहरा था। इसने हॉलोकॉस्ट के बारे में चुप्पी तोड़ी। इसने दुनिया को एंटीसेमिटिज्म और असहिष्णुता से लड़ने की जरूरत बताई। इजराइल पर भी इसका गहरा असर पड़ा। इसने यहूदी लोगों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना हॉलोकॉस्ट को ध्यान में लाया।
इसने यहूदियों के लिए एक सुरक्षित जगह के रूप में इजराइल की इंपॉर्टेंस को याद दिलाया। इस मुकदमे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाई। दुनिया भर में मानवाधिकारों और न्याय के लिए नई बहस शुरू हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा, जिससे नई पीढ़ी को इतिहास की सच्चाई से अवगत कराया गया। इसने स्मारकों और यादगारों के निर्माण को प्रेरित किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।